वेलकम बैक। सेकेंड वीडियो लेकर हम फिर से हाजिर हैं। फर्स्ट वीडियो देखने के बाद बहुत सारे बच्चों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया, इसलिए मैं नेक्स्ट अब सारे क्वेश्चंस आपके लिए बना रहा हूँ। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। 1 to 10 हमने कल कर लिया था, लास्ट टाइम कर लिया था। अब हम करने वाले हैं 11 से। शेक्सपियर्स रोमन प्लेज आर बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स। इसमें आप समझिए ये क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। देखो, शेक्सपियर जो भी प्लेज लिखे थे, वेदर वो हिस्ट्रीज पे आधारित था या ट्रेजेडीज था या कॉमेडी था, तो ये जो भी लिखते थे ये किसी न किसी के आधार पर ही लिखते थे। तो पुराने ज़माने में जो हिस्टोरियंस जो हिस्ट्री लिख कर गए थे, तो उसी के आधार पर इन्होंने प्लेज बनाना था। तो एक ग्रीक हिस्टोरियन थे और फिलोसफर थे। एक ग्रीक हिस्टोरियन और फिलोसफर थे जिनका नाम था प्लूटार्च। ये इन्होंने बहुत पहले मीन्स अबाउट 100 AD में इन्होंने एक टेक्स्ट लिखी थी। उस टेक्स्ट का नाम था पैरेलल लाइव्स। टेक्स्ट का नाम था पैरेलल लाइव्स, जिसमें ओवर 40 बायोग्राफीज लिखी गई थी। और वो बायोग्राफीज किनके बारे में थी? ग्रीक एवं रोमन लीडर्स के बारे में। ठीक है, तो इन्होंने शेक्सपियर्स ने जो रोमन प्लेज लिखा, उसका आधार, उसका सोर्स मिला हुआ था किससे? प्लूटार्च से। तो आई होप कि आपको याद रहेगा। प्लूटार्च एक स्कॉलर थे, वो रोमन थे, तो ऐसे भी आपको याद रहना चाहिए कि प्लूटार्च रोमन स्कॉलर थे और उन्हीं के जो टेक्स्ट थी पैरेलल लाइव्स, उस पर आधारित इन्होंने शेक्सपियर रोमन प्लेज थी। तो आई होप कि आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग कॉल्ड हैमलेट एन आर्टिस्टिक फेल्योर। तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये हैमलेट क्या है। तो हैमलेट एक शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई ड्रामा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि शेक्सपियर ने जो जो भी ड्रामा लिखा उसका कोई ना कोई सोर्स था। तो हैमलेट का जो सोर्स था दैट वाज थॉमस किड्स प्लेज। थॉमस किड्स प्लेज से इन्होंने पर आधारित लिखा था। इन्होंने वहाँ से सोर्स लिया था, उस पर इन्होंने लिखा था। तो ये था। और आपको इससे पहले कि मैं बताऊं कि किसने कहा कि इट इज़ एन आर्टिस्टिक फेल्यूर, तो हैमलेट के बारे में थोड़ी सी आप जानकारी ले लीजिए। हैमलेट वैसे तो आपको मालूम होना चाहिए हैमलेट की कहानी। अगर नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ। डेनमार्क का एक किंग था। डेनमार्क का एक किंग था, ठीक है, जिसके भाई ने, इसके ब्रदर ने क्या किया, मार दिया। किसको मार दिया? डेनमार्क के किंग को। अब डेनमार्क के किंग को मार दिया और उसका भाई राजा बन गया। अब उस किंग, डेनमार्क के किंग जिसको मार दिया गया था, उसका बेटा था हैमलेट। तो किंग का घोस्ट, राजा का घोस्ट, घोस्ट मीन्स भूत, डेनमार्क के किंग का घोस्ट भूत आकर के हैमलेट से कहता है कि तुम अपने अंकल को मारकर बदला लो, क्योंकि उसने मुझे मार दिया है।
तो हैमलेट क्या करता है, वो ठान लेता है कि वो जाकर के अपने अंकल को मार देगा और अपने फादर के मौत का बदला लेगा। इसके बाद क्या होता है कि काफ़ी लड़ाई होती है, और लड़ाई इतनी बढ़ चढ़ के होती है कि एक समय आता है कि सबके सब हैमलेट, उसके अंकल, उसकी आंट, जितने भी लोग होते हैं इस लड़ाई में, सबके सब मारे जाते हैं। और इस तरह से हैमलेट की कहानी मैंने नटसेल में बता दी, ताकि आपको कभी सुने तो आपको अजूबा ना लगे। चलिए, अब इसके बारे में किस व्यक्ति ने कहा था कि यह एक आर्टिस्टिक फेल्योर है, तो टीएस एलियट ने कहा था कि यह आर्टिस्टिक फेल्योर है। क्यों? क्योंकि इसमें लिखने में शेक्सपियर ने बहुत रूल्स का, फिगर्स ऑफ स्पीच का, या बहुत सारे पैरामीटर्स है, उसका इन्होंने पालन नहीं किया था। तो आई होप कि ये आपको याद हो जाएगा। अब हमने इससे संबंधित काफ़ी बातें बता दी। शेक्सपियर एड्रेस्ड हिज सोनेट्स टू अ मेल नेम्ड। देखिए, ये क्वेश्चन मैं पहले ही फर्स्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस कर चुका हूँ, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। मिस्टर WH, ये हमने डिस्कस किया था फर्स्ट में। देखिए, हाउ मेनी सोनेट्स, तो सोनेट्स के बारे में हमने लिखा था डेडिकेटेड टू WH, विलियम हर्बर्ट। तो यहाँ से अगर आपने पहले वाला याद किया होगा तो निश्चित रूप से याद हो जाएगा। तो लेट्स कम बैक अगेन। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मिस्टर WH मतलब विलियम हर्बर्ट। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेजेडीज क्या होता है, दुखद घटना, दुखदांत ऑफ शेक्सपियर इज देयर द रोल ऑफ ए घोस्ट। शेक्सपियर की कौन सी दुखद घटना थी? दुखद घटना क्या होती है, आप याद रखिए। ट्रेजेडीज मतलब क्या होता है, दुखद घटना। दुखद घटना ऐसी कहानी या ऐसी ड्रामा जिसमें हीरो, अंत में हीरो या हीरोइन मर जाता हो। तो इस तरह की जो कहानी होती है वह होती है ट्रेजेडीज। तो आपको अब याद आ जाना चाहिए कि हैमलेट में सबके सब मारे जाते हैं, और उसमें किंग, डेनमार्क के जो किंग है, उसके वो क्या बन जाता है, मरने के बाद घोस्ट बन जाता है। तो आई होप कि इसका आंसर आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। हु इज द हीरो ऑफ स्पेंसर्स फेरी क्वीन? अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि फेरी क्वीन के बारे में जानना। तो आपको मैं नट सेल में बता सकता हूँ, फेरी क्वीन बेसिकली लिखी गई थी एलिजाबेथन एज में, और फेरी क्वीन का संदर्भ एलिजाबेथ फर्स्ट से है। इसमें चूंकि हु इज़ द हीरो ऑफ फेरी क्वीन की हीरो, स्पेंसर ने जो हीरो लिखा है उसके फेरी क्वीन के हीरो कौन है, तो इसके लिए तो आपको कहानी जानना पड़ेगा, और कहानी काफ़ी लंबी है। बट चलिए, नट सेल में मैं बताता हूँ। यह एक एलिगोरिकल वर्क है। एलिगोरिकल वर्क का मतलब क्या होता है, जिसमें कैरेक्टर का नाम किसी गुण पे रखा गया हो, ठीक है, या कोई और कहानी, किसी और की कहानी बता करके समझाया गया हो, एलिगोरिकल वर्क कहलाता है, एलिगोरिकल रचना कहलाती है। ठीक है, ये जो फेरी क्वीन लिखी गई थी शुरू में, इसमें 3 बुक्स थी जो 1590 में लिखी गई थी। 3 बुक्स पब्लिश की गई थी, लेकिन बाद में फिर 4 to 6 पब्लिश कर दी गई 1596 में। देखिए, फेरी क्वीन में होता क्या है कि एक नाइट होता है। द नाइट मतलब होता है सूरवीर। वो जो नाइट होता है, द नाइट, KNIGHT, द नाइट ऑफ हॉलीनेस। ठीक है, द नाइट ऑफ हॉलीनेस होता है, उसका नाम होता है रेड क्रॉस। ये स्पेलिंग है पुराने ज़माने का। ठीक है,
ये रेड क्रॉस इसका नाम क्यों होता है? ये नाइट जो होता है एक योद्धा होता है, सूरवीर होता है, इसलिए रेड क्रॉस होता है क्योंकि इसके पास अपने बचाव के लिए एक ढाल होता है और उस ढाल पर रेड क्रॉस ऐसे लगा होता है, इसीलिए इसका नाम रहता है रेड क्रॉस। अब रेड क्रॉस के साथ एक लेडी होती है जिसका नाम होता है ऊना। ये दोनों क्वीन के कहे जाने पे, फेरी क्वीन के कहे जाने पे एक बार एक जंगल में जाते हैं और इससे संबंधित बहुत डिटेल्स में मैं शॉर्ट करके बता रहा हूँ। जंगल में जाते हैं जहाँ पर इनकी मुलाकात होती है आर्चिमैगो, आर्चिमैगो से मुलाकात होती है और ये क्या होता है, एक जादूगर होता है और इसके पास 2 स्पिरिट होता है, 2 स्पिरिट्स। ठीक है, अब देखिए इस लंबी कहानी है तो ये आर्चिमैगो से मुलाकात होती है और आर्चिमैगो ये कोशिश करता है कि रेड क्रॉस को जादू करके इसको फंसा दे और इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें जो आर्चिमैगो के पास जो 2 स्पिरिट्स होता है उसको अलग अलग रूप धारण करा करके रेड क्रॉस के पास भेजता है। ऊना जो उसकी लवर होती है, प्रेमिका होती है, उसका रूप धारण करके भेजता है और चाहता है कि रेड क्रॉस को किसी तरह से डैमेज करे, बट रेड क्रॉस बच जाता है, नहीं डैमेज होता है। तो इस तरह से आगे कहानी बनती है जो बहुत लंबी है। निश्चित रूप से आपको फेरी क्वीन की कहानी पता करना चाहिए, नहीं तो मैं दूसरे वीडियो में फेरी क्वीन की कहानी प्रॉपर तरीके से पूरा डिटेल्स में बता दूंगा। तो जितनी कहानी मैंने अभी तक बताई है उससे आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि हमारे पास जो कैरेक्टर्स दिए गए हैं उसमें से आर्चिमैगो ही है वो कैरेक्टर। तो आपका इसका आंसर हो गया आर्चिमैगो। हु कॉल्स स्पेंसर्स द पोएट्स पोएट? तो आपको याद रखना चाहिए पोएट्स पोएट कहा चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब हमने पहले भी पढ़ रखा है। चार्ल्स लैम्ब और मैरी लैम्ब दोनों भाई बहन थे, जिसके बारे में मैंने बताया था कि बाद में मैरी लैम्ब्स मेंटली डिस्टॉर्टेड हो गई, मेंटली प्रॉब्लम आ गया उनको और वो अपनी माँ को स्टैब कर दी, चाकू मार दी थी। तो वही भाई बहन है और ये दोनों भाई बहन मिल करके शुरू में लिखते थे। ठीक है, तो इन्होंने स्पेंसर को कहा था पोएट्स पोएट मतलब कवियों के कवि, चार्ल्स लैम्ब। आपको याद रहेगा बिल्कुल। नेक्स्ट चलते हैं, टू हुम डज स्पेंसर डेडिकेट हिज शेफर्ड्स कैलेंडर? देखिए शेफर्ड्स कैलेंडर स्पेंसर की लिखी हुई बुक है और इस बुक में सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि शेफर्ड्स कैलेंडर जो इनकी बुक है उसमें क्या चीज़ के बारे में बुक है, तो शायद याद करना आपको आसान होगा। शेफर्ड मतलब क्या होता है, गरेरिया। और गरेरिया क्या करते हैं, गरेरिया मतलब एक ऐसी जाति के लोग जो भेड़ पालते हैं और वो अपने भेड़ को लेकर के जंगलों में चराने के लिए जाते रहते हैं। तो वो एकदम चारों तरफ जहाँ हरियाली होती है वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ हरियाली खत्म होती है, फिर दूसरे जगह जाते हैं। तो उनके बारे में एक पैस्टोरल लाइफ, जंगल खेत खलिहान इस सब से संबंधित लाइफ के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है और वो इसको उन्होंने डेडिकेट किया हुआ है सर फिलिप सिडनी को। तो आपको इसको कहीं ना कहीं से लिंक करना चाहिए, कैसे आप याद कर सकते हैं। तो शेफर्ड्स कैलेंडर, एस फॉर शेफर्ड और एस फॉर सर और एस फॉर सिडनी, तो इस तरह से आप मिला करके याद कर सकते हैं। शेफर्ड्स कैलेंडर किसको डेडिकेट की गई थी, सिडनी को डेडिकेट की गई थी। देखिए एस का इसका बड़ा कमाल है, स्पेंसर ने लिखा है, शेफर्ड्स कैलेंडर है और सिडनी, अगर पूरा नाम नहीं भी याद रहेगा तो सिडनी मेनली याद रहे तभी काम चल जाएगा। तो सिडनी को यह डेडिकेटेड किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिडनीज
आर्केडिया इज सिमिलर टू। देखिए ये सिडनी की जो आर्केडिया है ये किसके जैसा है, तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा आर्केडिया होता क्या है। तो आर्केडिया की बात करें तो आर्केडिया का मतलब होता है पेस्टोरल लाइफ। क्या होता है पेस्टोरल लाइफ? अगेन अभी जस्ट हमने ऊपर डिस्कस किया है कि पेस्टोरल लाइफ वो होता है जहाँ पे खेत खलिहान हरियाली हो, ठीक है। तो सिडनी, सर फिलिप सिडनी ने एक पुस्तक लिखी थी आर्केडिया, उसमें उन्होंने एक ऐसी काल्पनिक हरियाली भरी दुनिया की बात की थी जिसका जनरली होना संभव नहीं नज़र आता है, जहाँ पे सब कुछ परिपूर्ण हो, कहीं से कोई थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं हो, कहीं से कोई परेशानी नहीं हो, तो उसका नाम उन्होंने दिया था आर्केडिया, ठीक है। तो ऐसी जंगल, ऐसा जगह मतलब लगभग कल्पनाओं में ही हो सकती है, जनरली कहीं नहीं देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई परेशानी रहती है। तो अब बात करते हैं कि इसमें ऐसी कौन सी ऑप्शन है जो ऐसा मीनिंग देता है। तो आप देखिए इसमें एक उटोपिया वर्ड है, ठीक है। तो उटोपिया वर्ड की आप बात करें तो उटोपिया का मतलब होता है ऐसी स्थिति जो काल्पनिक लगे, जिसका होना संभव ना हो। वैसे सर थॉमस मोर की लिखी हुई एक पुस्तक है उटोपिया। जिस तरह से सिडनीज एक पास्टोरल लाइफ, जंगल खेत खलिहान वाले लाइफ की कल्पना किया था, ठीक इसी तरह से सर थॉमस मोर ने एक ऐसी शहर की कल्पना की थी जिसमें सभी चीज़ें उपलब्ध हो, कभी कहीं की भेदभाव नहीं हो, एकदम परिपूर्ण हो। मतलब वैसा शहर का होना संभव नहीं है। तो जाहिर सी बात है सिडनीज आर्केडिया किससे मेल खा रहा है? मोर्स की उटोपिया का। अंतर क्या है? सिडनी की आर्केडिया जंगल पेड़ पौधे खेत खलिहान की बात करता है और मोर्स की उटोपिया एक काल्पनिक शहर की बात करता है। तो आई होप कि आपको अभी याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टोटल्स मिसलेनी वाज पब्लिश्ड इन। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले ये समझिए ये टोटल क्या है। टोटल एक्चुअली एक व्यक्ति का नाम है, रिचार्ड टोटल, ठीक है। रिचार्ड टोटल एक बुक पब्लिशर होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने 1557 में एंथोलॉजी ऑफ पोएट्री लिखा। एंथोलॉजी ऑफ पोएट्री। आप सोच रहे होंगे कि एंथोलॉजी क्या होता है। एंथोलॉजी मतलब होता है संकलन, किसी एक तरह की चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके आप फिर उसको पब्लिश कर देना। तो इन्होंने, रिचार्ड टोटल ने क्या किया, बहुत सारी पोएट्री इकट्ठा किया और उस पोएट्री का एक संकलन बना दिया और उस संकलन को 1557 में पब्लिश कर दिया। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? 1557। ओके, तो इसको आप याद कर लेंगे। रिचार्ड टोटल्स मिसलेनी, उस किताब का नाम क्या दिया था जो पोएम्स का इकट्ठा किया था? टोटल्स मिसलेनी। तो मिसलेनी को याद करने का आप एक टेक्निक ढूंढ सकते हैं। मिसलेनी लास्ट में वाई है तो वाई से आप 7 बना लीजिए, आपके माइंड में आ जाएगा। अब सवाल है 7 आपके पास दो ऑप्शन में है, तो 5 कैसे बनाएंगे? अब ये आपको सोचना है कि 5 कैसे बनाएंगे। तो एक और ऑप्शन है 15, 5, 7। तो इस तरह से आप याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो मिसलेनी से 7 याद हो जाएगा और उससे पहले 2, 5 याद रख लीजिए। तो इस तरह से थोड़े टेक्निक के साथ आप याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हु इंट्रोड्यूस्ड ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश पोएट्री। सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि ये ब्लैंक वर्स होता क्या है। देखिए, जब भी कोई पोएम लिखी जाती है तो पोएम की लास्ट जो वर्ड होता है वो एक लय देता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे पोएम्स आप ऐसे देखे होंगे कि लास्ट वर्ड कोई लय नहीं देता है और बिना लय के भी पोएम होता है। तो जिस पोएम में
लास्ट वर्ड से कोई लय नहीं मिलता हो, उस पोएम को बोलते हैं ब्लैंक वर्स। तो ब्लैंक वर्स किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो आप समझ लीजिए, ब्लैंक वर्स सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस करने वाले व्यक्ति थे वो थे हेनरी वार्ड। हेनरी वार्ड कौन थे? तो ये थे एक अर्ल ऑफ सरी। अर्ल क्या होता है हमने पहले भी जिक्र किया हुआ है। अर्ल होता है किसी एक स्थान का जो सामंत होता है, हेड जो होता है, उसको कहते हैं अर्ल। तो सरी का जो अर्ल थे उनका नाम था हेनरी होवार्ड। उन्होंने सबसे पहले ब्लैंक वर्स का प्रयोग किया था। तो हमारे पास जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें सरी आंसर हो जाएगा। इन्होंने बहुत पहले 1540 में ब्लैंक वर्स की प्रयोग किया था और इसलिए इनको कहा जाता है कि ब्लैंक वर्स सबसे पहले इंग्लिश पोएट्री में देने वाले यही थे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। द स्पेंसरियन स्टैंजा कंसिस्ट ऑफ। आपको ये समझना पड़ेगा स्पेंसरियन स्टैंजा होता क्या है। तो आप जानते हैं एडवर्ड स्पेंसर जो लिखते थे, जो उनकी एक थी फेरी क्वीन, तो इनकी जो लेखनी थी उसमें जो मीटर का प्रयोग होता था वो होता था 8 आयम्बिक पेंटामीटर। मतलब क्या हुआ? 8 आयम्बिक मतलब लय में। आयम्बिक पेंटामीटर आपको समझने में अभी नहीं समझाया जा सकता है, फिगर्स ऑफ स्पीच वाले मैं तुरंत वीडियो बनाने वाला हूँ तो उसमें मैं समझा दूंगा। अभी यहाँ से हमें आंसर यहीं से मिल जाएगा। 8 आयम्बिक मतलब 8 लाइनें की होती थी, ठीक है। तो 8 लाइन्स की होती थी स्पेंसरियन स्टैंजा। तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें से मिल गया। एलिजाबेथन इज इन इंग्लिश लिटरेचर कवर्स द पीरियड ऑफ। अब एलिजाबेथ, आप जानते हैं एलिजाबेथ कौन थी? एलिजाबेथ फर्स्ट थी जो हेनरी एट्थ के सेकेंड वाइफ एनी बोलेन की बेटी थी। और इसके लिए आपको ये चीज़ याद करना चाहिए कि एलिजाबेथ की जन्म कब हुई थी। तो एलिजाबेथ की जन्म की अगर आप बात करें तो ये 1533 में जन्म हुई थी और 1603 में ये मर गई थी। तो जाहिर सी बात है, अब यहाँ पे ये अगर याद आपको रखना चाहिए डेट ऑफ बर्थ, तो 1533 में जन्म हुई थी। और एक चीज़ याद रखना है कि ये 25 ईयर्स की जब हो गई थी तब इसको क्वीन बनाया गया था, मतलब शासन दिया गया था। हालांकि एलिजाबेथ कभी शादी नहीं की, ये पूरी थ्रू आउट लाइफ ये अनमैरिड रही। तो आप देखिए, सबसे पहले ये याद रखना है कि इनकी डेथ कब हुई? 1603 में। तो 1603 में डेथ हुई तो अंत समय तक, मरने समय तक ये शासन कर रही थी। तो आप लास्ट ऑप्शन एक यहाँ से 1603 मिल जाएगा, ठीक है। और चूंकि हमारे पास 1603 वाला एक ही है तो इससे हो जाएगा। दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि ये 25 साल की उम्र में शासन संभाली थी। तो 1533 में अगर ये 25 जोड़ देंगे तो कितना निकलेगा? 1558। तो आप जैसे याद कर सकते हो वैसे याद कर लीजिए। वैसे 1603 लास्ट था इनका, इसके जरिए भी आप याद करके इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं एस्ट्रोफिल एंड एस्टीला। एस्ट्रोफिल एंड एस्टीला, अब इसमें भी हमें, चूंकि ये पूरी तरह से रटने वाला क्वेश्चन है, इज क्या है? एस्ट्रोफिल एंड एस्टीला क्या है? तो इसको अब याद करने का मैं एक टेक्निक देता हूं। एस्ट्रोफिल एंड एस्टीला इज ए सोनेट सीक्वेंस बाय सिडनी। अब इस लाइन को आप एक साथ लिख करके रट लीजिए। एस्ट्रोफिल एंड एस्टीला इज ए सोनेट सीक्वेंस बाय सिडनी। ये वास्तव में 108 सोनेट्स एवं 11 सॉन्ग्स की एक कंपाइलेशन थी, पुस्तक थी, जो एक साथ लिखा गया था, जिसका नाम दिया गया था एस्ट्रोफिल एंड एस्टीला। वो एक सोनेट सीक्वेंस था और किसके द्वारा लिखी गई थी? सिडनी के द्वारा लिखी गई थी।
तो ऐसे आपको याद ये कर लेना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ मार्लो इज बेस्ड ऑन अ जर्मन लीजेंड। तो जर्मन लीजेंड के बारे में बात कीजिए तो जर्मन लीजेंड का मतलब हो गया क्या, जर्मन स्कॉलर्स। तो इसमें देखिए जर्मन स्कॉलर कौन थे, डॉक्टर फास्टुस। डॉक्टर फास्टुस क्या थे, एक जर्मन स्कॉलर थे और इनका मानना था कि नॉलेज की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। आदमी लॉ में, मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में, सब चीज़ में ज्ञान करता है। तो डॉक्टर फास्टुस ये चाहते थे कि मैजिक का भी अपना एक स्टडी हो और ये मैजिक सीखना चाहते थे। ठीक है। हालांकि एक डेविल था, शैतान, जिसका नाम था मेफेस्टोफिलिस। तो मेफेस्टोफिलिस ने कहा कि मैजिक सीखने से बहुत खतरा है, कि इसमें आपकी जान भी जा सकती है। ठीक है। बावजूद इसके डॉक्टर फास्टुस ने कहा कि नहीं, हम सीखेंगे। और डॉक्टर फास्टुस कौन थे, जर्मन के एक स्कॉलर थे। क्या थे, जर्मन लीजेंड, मतलब जर्मन के एक महान व्यक्ति थे, एक स्कॉलर थे। तो आई होप कि ये बात आपको याद हो गई होगी। मार्लो की वैसी पुस्तक है डॉक्टर फास्टुस, और इसमें से कौन सी प्लेज है, कौन सी ड्रामा है जो लिखा हुआ है मार्लोस के द्वारा, और वो खास करके बेस्ट किस पे है, जर्मन लीजेंड पे, तो डॉक्टर फास्टुस है। द मार्लोवियन हीरो इज नोन फॉर हिज हंगर फॉर। देखो अब मार्लोवियन हीरो मैं बताता हूँ। इसमें मार्लोवियन हीरो एक्चुअली बात की गई है एक ट्रेजिक हीरो की, एक दुखद घटना से संबंधित, आप जानते हैं ट्रेजिक। तो ट्रेजिक हीरो की बात की गई है, और जब ट्रेजिक हीरो की बात की गई है तो उसमें मार्लो चाहते थे कि उसका एक आकार जो हो, क्या हो, सुपरमैन के जैसा हो, सुपरमैन के साइज का हो। तो आप जरा दिमाग लगाइए, जिस हीरो का आकार सुपरमैन के साइज का हो, तो इसमें से कौन सा पॉइंट है जो सूट बैठता है। क्या सुपरमैन को गोल्ड चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। सुपरमैन को क्या चाहिए, पावर चाहिए। सुपरमैन को नॉलेज से क्या मतलब है, अशांति का तो कोई बात ही नहीं है। तो क्या चाहिए, सुपरमैन ताकतवर हुआ। तो मार्लोवियन हीरो, उसको क्या चाहिए, वो किस चीज का भूखा था, पावर का भूखा था। चलिए नेक्स्ट, विच इज बिलीव टू बी द फर्स्ट इंपोर्टेंट रिवेंज ट्रेजेडी। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं किसने रिवेंज लेने के लिए कहा, डेनमार्क के किंग, जिसके भाई ने उसको मार दिया था, वही घोस्ट बन गया। और घोस्ट बन गया तो वही बदला लेने की कहानी कहा, और उसका बेटा हेमलेट जो बदला लेने गया तो बाद में सारा के सारा मारा गया, उसका अंकल भी मारा गया, उसका बेटा भी मारा गया। और ट्रेजेडी क्या होता है, दुखद अंत, मतलब जिसमें हीरो और मेन कैरेक्टर जो है सबके सब मारा जाए। खास करके हीरो का मरना जरूरी है, तभी ट्रेजेडी कहलाएगा। तो इसमें मेन हीरो कौन बना, हेमलेट, और वो भी अंत में मारा गया। तो आई होप कि ये पहले से आपको याद ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विमेन, बीवेयर विमेन इज वन ऑफ द मास्टर पीसेस बाई। देखो ये एक लव स्टोरी है, जिसमें एक लव स्टोरी प्ले है, जिसमें लैंटियो एंड बिनाका की लव स्टोरी है। जिस लव स्टोरी में दोनों प्यार करते रहते हैं, इसी में इसाबेला भी एक आ जाती है, और इसका भी अंत जो होता है उस इसाबेला की वजह से इन लोग का प्यार सफल नहीं हो पाता है, और अंत में ये पता चलता है कि एक औरत ही दूसरी औरत के लिए घातक साबित होती है, और इसीलिए इसका टाइटल दिया गया वीमेन, बीवेयर वीमेन। बीवेयर मतलब सावधान, औरतें, सावधान औरतें हो जाइए, मतलब औरत को औरत से सावधान होना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा कंटेक्स्ट दे दिया हूँ इस नाम से, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि बीवेयर वीमेन, बीवेयर वीमेन। अब नेक्स्ट है कि किसने लिखा है, तो ये तो आपको रटना पड़ेगा, और ये है थॉमस मिडिल्टन ने। किसने लिखा है, थॉमस मिडिल्टन ने लिखा है ये लव प्ले। अब इसको कुछ याद करने का एक और टेक्निक मैं बताता हूँ
कि इस तरह की कभी कोई क्वेश्चन आए जिसमें रटने की जरूरत हो तो आप आंसर जान लीजिए और रटिए। विमेन बीवेयर विमेन बाय थॉमस मिडल्टन। 3-4 बार आप पढ़ लेंगे तो कभी ऑप्शन आएगा तो अपने आप लिखा जाएगा, बोला जाएगा। तो आप मेरे साथ बोलिए, बीवेयर विमेन बाय थॉमस मिडल्टन। विमेन बाय थॉमस मिडल्टन। आई होप कि 2 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। हु कंप्लीटेड हीरो एंड लिएंडर स्टार्टेड बाय क्रिस्टोफर मार्लो। देखो, क्रिस्टोफर मार्लो ने एक ड्रामा लिखी थी, वो था हीरो एंड लिएंडर। लेकिन हुआ क्या, ये कंप्लीट करते इससे पहले ही चल बसे। तो इस पोएम को, ये ड्रामा नहीं सॉरी ये पोएम है, तो इस पोएम को क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा था, लेकिन पूरा कंप्लीट होने से ये चल बसे। तो बाद में जॉर्ज चैपमैन, आपको याद करना पड़ेगा किसने, जॉर्ज चैपमैन ने क्रिस्टोफर मार्लो की जो अधूरी पोएम थी हीरो और एंड लिएंडर, इसको पूरा किसने किया, जॉर्ज चैपमैन ने। तो जॉर्ज चैपमैन राइटर थे और इन्होंने कंप्लीट किया। तो आई होप कि आपको याद हो जाएगा, हीरो एंड लिएंडर कंप्लीटेड बाय जॉर्ज चैपमैन। हीरो एंड लिएंडर कंप्लीटेड बाय जॉर्ज चैपमैन। नेक्स्ट, द चीफ फंक्शन ऑफ लिटरेचर इज टू इंस्ट्रक्ट। हु सेड इट। कहा कि लिटरेचर का मुख्य काम है इंस्ट्रक्ट करना, आदेश देना। यह बात किसने कही, तो यह बात आपको याद करना पड़ेगा, बेन जॉनसन ने कहा था। और बेन जॉनसन का पूरा नाम क्या है, बेंजामिन जॉनसन। आप देखिए, इन्होंने कहा था कि जो लिटरेचर है उसका मेन उद्देश्य होना चाहिए कि सोसाइटी और समाज को बताए कि क्या करना चाहिए, कैसे जीवन जीना है, क्या है। तो बेन जॉनसन ने किया था। ये एक डिटेक्टिव लिटरेचर लिखते थे, उपदेशात्मक लिखते थे, लोगों को बताने वाले। तो इस तरह से आपको याद करना पड़ेगा ये। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट फॉर दिस वीडियो, व्हेन वाज जॉनसन डिक्शनरी पब्लिश्ड। देखो, एक चीज़ सबसे पहले तो आपको ये समझ लीजिए, ये जॉनसन दिया हुआ है तो आप बेन जॉनसन ना समझ ले, स्पेलिंग देखिए जॉनसन्स। ये वास्तव में कौन जॉनसन्स है, सैमुअल जॉनसन्स है। ठीक है, तो सैमुअल जॉनसन्स ने डिक्शनरी बनाई, अब वो पब्लिश्ड हुई थी। द ईयर वॉज, ये था 15 अप्रैल 1755। अब इसको याद करने का आपको टेक्निक डेवलप करना है, ये है। तो जॉनसन की जो डिक्शनरी है वो कब बनी थी, फर्स्ट टाइम जो पब्लिश हुई थी 1755 में हुई थी। तो इसके लिए किस तरह से आप एसोसिएट कर लीजिए कि 1755 में सैमुअल जॉनसन की डिक्शनरी पब्लिश हुई थी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी रेस्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। होपफुली अभी मैं जितना जल्दी हो सकता है मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। आपको अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, हेल्प कीजिए। थैंक यू वेरी मच।